वेलकम टू द लेक्चर। आज का टॉपिक है हेपा डीएनए वायरस। ये डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस का ये फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके थे रेप्लिकेशन और इंटीग्रेशन हम फर्स्ट लेक्चर में कवर हो चुका है और हमारा सेकंड लेक्चर में कवर हो चुका है पापुआ वायरडी। ये सेकंड लेक्चर है और ये थर्ड लेक्चर में ये कवर हो चुका है, ठीक है। और फोर्थ लेक्चर है हमारा हेपा डीएनए वायरस पर है। और फिफ्थ ये जो एडेनो वायरस और पॉक्स वायरस है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेपा डीएनए वायरस से। तो ये जो है इसमें हम पढ़ेंगे एचपीवी वायरस। देखिए हेपा मतलब इसका मतलब हेपेटाइटिस हो गया और इसका मतलब हो गया डीएनए। तो जो वायरस हेपेटिक मतलब लिवर में कैंसर कॉज करते हैं तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एचपीवी ये तो हो गया डीएनए कंटेनिंग। अब हम इसमें एक और चीज़ और देख लें कि हम पढ़ेंगे एचसीवी। इसी के साथ हम एचसीवी पढ़ेंगे। एचसीवी क्या है? ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। तो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, लेकिन हम यहाँ इसको साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब एचसीवी आएगा तो हम इसको आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको अलग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। तो इसको जब जैसे हमें एचसीवी के बारे में पढ़ना है तो हम आरएनए में पढ़ेंगे, लेकिन इसके मैकेनिज़्म सेम है तो हम इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं। हमें आरएनए में इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम बस उसका वहाँ पे रिव्यू दे देंगे, ओवरव्यू वहाँ करा देंगे, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है कि पॉसिबल मतलब इसमें कोई एक मैकेनिज़्म नहीं होता कि हाँ ऐसा हो गया तो ये मतलब ऐसे कैंसर हो गया। लेकिन इसमें ये है कि मतलब कुछ मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है। तो पॉसिबल मैकेनिज़्म क्या है कि मतलब ये हमने एक अनुमान लगाया है कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या हेपेटोसाइट्स में क्या होता है, देखिए क्या होता है कि एचपीवी जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो है ना, वो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इन्फेक्शन रहता है। तो उससे क्या होता है, हेपेटोसाइट्स में जो एचपीवी इन्फेक्शन होगा वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि है ना, जो हेपेटोसाइट्स हैं हमारी, हेपेटोसाइट जो इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। उसकी वजह से एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसको हम बोलेंगे एफ्लाटॉक्सिन क्या करेगा? म्यूटेशन कॉज करेगा। म्यूटेशन कॉज कैसे करेगा कि वो डीएनए पर मतलब वो डीएनए पर जो हेपेटिक जो सेल है, हेपेटिक सेल में जो डीएनए है उस पर एक्ट करेगा, उसमें म्यूटेशन कॉज करेगा और उससे क्या होगा? न्यूप्लास्टिक प्लॉरिफरेशन हो जाएगा, ठीक है। न्यूप्लास्टिक प्लॉरिफरेशन मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि है ना कि मतलब कि जो ईबीवी वायरस है वो कैसे एक्ट कर रहा है हेपेटिक सेल्स पर, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। तो देखते हैं कि है ना मतलब हम इसका मैकेनिज़्म जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस में हेपेटाइटिस वायरस कैसे कॉज करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन कैसे करता है। तो ये उसका हम मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस वायरस बी वायरस का जो डीएनए है, देखिए इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन ही आ रहा है बार बार। तो अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि जो डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है हेपेटोसाइट्स जीनोम में। तो मतलब क्या होगा कि है ना, ये जो डीएनए है ये हमारी सेल्स को, ये जो लिवर की सेल्स हैं उनको हाईजेक मतलब उसको कंट्रोल करने लगता है। उसको कंट्रोल करने लगेगा मतलब उससे बाइंड हो जाएगा। जो ह्यूमन सेल्स होंगी, जो ह्यूमन हेपेटिक सेल्स होंगी, वो एचपीवी वायरस उससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। एचपीवी वायरस उससे बाइंड हो जाएगा, मतलब डीएनए से बाइंड हो जाएगा, हेपेटिक सेल्स के डीएनए से बाइंड हो जाएगा और वो उसको कंट्रोल करने लगेगा। तो फिर उससे म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होने से हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होगा। देखिए मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मतलब इसका मैकेनिज्म कोई क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि है ना, जो कि इन्फेक्शन और जो कि कार्सिनोजेनेसिस कराते हैं, ठीक है।
तो मतलब क्या फैक्टर्स हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगा और उससे इम्यून रिस्पॉन्स में मतलब इम्यून रिस्पॉन्स अफेक्ट होगा, और क्या होगा क्या है ना, उससे फिर सेल डिजनरेशन होगी, सेल डिजनरेशन या फिर सेल डेथ, फिर उसके बाद रीजनरेशन भी होगी। तो इससे क्या होता है कि ये सब प्रोसेस चलने से अब एक म्यूटेटेड जो डीएनए है, अब वो ये सब करेगा, तो ये मतलब ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। उससे क्या होगा कि डीएनए डैमेज होगा लिवर सेल का, ठीक है। तो अब इन चारों फैक्टर्स को देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे कॉज करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए हमने मतलब हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि रीजनरेशन और इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो सबको साथ लेके चलेंगे। एक्चुअली 4 हैं तो जगह नहीं बची थी, तो मेरे को इसको दूसरे पेज में शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए एचपीवी जीनोम होता है, तो जीनोम मतलब उसका डीएनए है ना। तो एचपीवी जीनोम क्या होता है, उसमें क्या होता है कि HBX जीन होती है उसके हेपेटाइटिस बी वायरस के जीनोम में हेपेटाइटिस मतलब HBX जीन होती है, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करती है ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे, जिससे क्या होगा मतलब ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करेगी, उससे क्या होगा सेल प्रोलिफरेशन होगा और उससे ट्यूमर होगा, ठीक है, उससे ट्यूमर होगा। और फिर देखिए हेपेटाइटिस वायरस, अब हमने इस इन्फेक्शन का भी पढ़ा था, अगर वो परसिस्टेंट है, मतलब लाइफ टाइम तो नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम है, ठीक है। अगर वो बहुत टाइम से इन्फेक्शन है और अनरिजॉल्व मतलब ठीक नहीं हुआ है, तो क्या होगा क्या है ना कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स डिफेक्टिव का मतलब है कि वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट भी होंगे, तो उसकी वजह से वो कॉज करेगा ट्यूमर डेवलपमेंट। और फिर क्या होता है कि है ना, अब देखिए हमने बात की कि इम्यून सेल्स भी अफेक्ट होंगी, तो क्या होगा कि जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स हैं या जो डिफेक्टिव इम्यून सेल्स हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, तो वो अब डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है तो वो बॉडी के अगेंस्ट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ग्रोथ सिग्नलिंग फैक्टर, देखिए हम इस न्यूक्लियर फैक्टर को हम कापा बी जो फैक्टर है वो हम इसको हर्पीज वायरस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्रोथ सिग्नलिंग फैक्टर है, तो ये क्या करेगा अपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगा अपोप्टोसिस को, ठीक है। उससे क्या होगा कि सेल सर्वाइव करेगी, और है ना अब सेल सर्वाइव करेगी, अपोप्टोसिस नहीं होगी, तो अपोप्टोसिस एक नेचुरल फेनोमेना है सेल का, तो वो नहीं होगा, तो वो सेल सर्वाइव करेगी, और है ना और एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी, ठीक है, जिससे सेल प्रोलिफरेशन होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। अब ये इसी का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, हमने रीजनरेशन की भी बात की थी फैक्टर्स में, तो रीजनरेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है कि रीजनरेशन में जो इम्यून सेल्स होती हैं वो ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं, ठीक है। जब वो रीजनरेशन हो रहा होगा तो जो इम्यून सेल्स होंगी वो ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगी, और फिर उससे क्या होगा, अब जब ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे सेल्स की सिंथेसिस भी होगी, मतलब सेल्स भी इंक्रीज़ करेगी। तो प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो हेपेटिक लिवर सेल्स हैं, तो उसका प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन मतलब वो स्प्रेड होने लग जाएगी, मतलब माइटोसिस होगी, माइटोसिस होती चली जाएगी, बहुत सारी माइटोसिस होगी, और वो वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर लेगी, मतलब ट्यूमर बना लेगी, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। जिससे क्या होता है ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि हेपेटाइटिस वायरस है, तो हेपेटाइटिस मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही होगी वो लिवर में हो रही होगी। तो आज का ये जो हेपाडीएनए वायरस था, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये जो एडेनो वायरस जो बचे हैं, एडेनो वायरस और पॉक्स वायरस, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इतना है कि ये सार्कोमा एडेनोवायरडी में एडेनो वायरस आता है जो कि सार्कोमा कॉज करता है हैमस्टर्स में, और पॉक्स वायरस में वो पॉक्स वायरडी में पॉक्स वायरस आता है जो कि मिक्सोमैटोसिस कॉज करता है। तो इसमें तो इतना ही जान ले तो वो ही बहुत है। लेकिन जो ऑन्कोजेनेसिस जो भी मेन ऑन्कोजेनेसिस थी, जितने भी वायरस की जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं इन चार टॉपिक्स में, 4 वीडियोज़ में, तो आप उनको पढ़ लेंगे और सारा मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तो आपको सारा का सारा डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस कवर हो जाएगा। और ये इससे मतलब ये जो है सारा का सारा चार्ट फॉर्म में
है, इससे ईज़ी हो नहीं सकता। तो प्लीज़ आप इसको चारों के चारों लेक्चर्स को आप देखें, और अगर हेल्पफुल रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोज़ को, और लाइक करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।